स्टूडेंट्स, ये वाले पेपर 9 अप्रैल का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, तो इसका हमने अप टू 10 क्वेश्चन तक लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन तक। ओके, एक मिनट वेट करो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये ओमेगा इक्वल टू ये गिवन है। अब ओमेगा के बारे में पूछ रहा है, उसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या चीज़ है। इसके लिए ये जेड गिवन है, मोड जेड। तो पहले जेड निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 5 ओमेगा इंटू 1 माइनस जेड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, इक्वल टू 5 प्लस 3 जेड। जेड का वैल्यू निकालना है। तो जेड का कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ से, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5 ओमेगा, और इसको इधर ले आओ तो माइनस का 3 इक्वल टू ये 5 ऐसा का ऐसा, और ये 5 ओमेगा को उधर ले जाओ तो माइनस का 5 ओमेगा। तो ये जेड इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 5 ओमेगा माइनस 5, माइनस कॉमन ले लो, इसको इधर को नीचे डिवाइड कर दो तो माइनस कॉमन लेके माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो 3 प्लस 5 ओमेगा। अब क्या गिवन है हमको, मोड जेड। इधर मोड लिया, इधर मोड लिया। मोड जेड क्या है, 1 से छोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड 1 से छोटा है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो ये वाला चीज़ हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तुमको, तो सिंप्लीफाई करो, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दो ताकि ये थोड़ा आसान बन जाए क्वेश्चन। ऊपर भी 5 से डिवाइड किया और नीचे भी 5 से डिवाइड किया। तो ये क्या आया, मोड ओमेगा माइनस 1, और नीचे क्या आया, मोड अलग अलग ले सकते हैं, 3/5 प्लस ओमेगा, ये लेस देन 1। इसको इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फिर ओमेगा की जगह क्या पुट कर दो, x प्लस आयोटा वाई पुट कर दो। तो ये ऊपर तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा मोड x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये लेस देन, ये बन जाएगा मोड x प्लस 3/5 और प्लस का आयोटा वाई। अब मोड को कैसे खोलते हैं, मोड कोई भी नंबर का मोड क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ में, तो y का स्क्वायर लेस देन, ये इधर क्या होगा, रूट, ये होगा x प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y का स्क्वायर। अब इसको एक बार मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ। ओके, तो इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर करो तो, और फिर ओपन करो उसको, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर किया तो क्या बना, ये एक तो आया लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, यह आया एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 आया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6x/5 और प्लस का 9/25, यह आया। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस 2x को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 6/5 प्लस 2 हो जाएगा, और 9/25 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/25। एलसीएम वगैरह लो तो 16/25 होगा, और इधर x के मल्टीप्लाई में होगा 5 2 10, 16/5 होगा। 16 से 16 कैंसिल कर दो, 5 को ऊपर ले जाओ, ये x मल्टीप्लाई में है तो x कितना होगा, x 1/5 से बड़ा होगा। तो x 1/5 से बड़ा मतलब x क्या है, रियल पार्ट। x को क्या लिख सकते हो, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा बड़ा होगा 1/5 से। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन रियल पार्ट ऑफ ओमेगा होगा सेकेंड ऑप्शन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इजी क्वेश्चन था, देखो इजी कैलकुलेशन वगैरह तुमको करना आना चाहिए, है ना, मोड कैसे लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, वो सब। ओके, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है हमको, ये गिवन है कि कोई प्लेन है जो इन दो प्लेन को के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो इसका नाम दे दिया मैंने P1 और दूसरे वाले प्लेन का नाम दे दिया P2।
तो जब भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले की प्लेन की इक्वेशन की बात आए तो तुमको याद रखना होता है P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। जैसे दो लाइन का इंटरसेक्शन हेमेलियोप लाइन होता है ना, L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसा होता है। तो ये वैल्यू पुट करो, मतलब जिस प्लेन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। तो एक बार पढ़ लो, P इज द प्लेन विच कंटेनिंग these two lines, intersection of these two lines and also perpendicular to xy प्लेन। वो तो बाद की बात है, पहले P1 का वैल्यू पुट करो। तो P1 कितना है, x प्लस P1 है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लेमडा टाइम्स P2 कितना है 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट कितना आया, x का कोफिशिएंट आया 2 लेमडा प्लस 1, y का कोफिशिएंट कितना आया 3 लेमडा प्लस 1, z का कोफिशिएंट कितना आया लेमडा प्लस 1, और बिना x y z वाले टर्म क्या आया, एक तो 5 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। ये प्लेन हुआ। इस प्लेन के अगर नॉर्मल वेक्टर को मैं n वेक्टर मान लूँ, n1 वेक्टर मान लूँ, तो n1 वेक्टर क्या आएगा 2 लेमडा प्लस 1 आई कैप, और ये एक्स वाई जेड के साथ होता है वही नॉर्मल होता है, ये आई का कोफिशिएंट होता है, ये जे का कोफिशिएंट होता है, ऐसे 3 लेमडा प्लस 1 जे कैप, और ये लेमडा प्लस 1 क्या हो जाएगा लेमडा प्लस 1 के कैप हो जाएगा। ये n1 वेक्टर हो गया। अब तुमको क्या गिवन है कि ये वाला प्लेन, ये जो हमारा ये प्लेन आया है ना, ये वाला प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन के। तो मान लो ये वाला एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन का नाम मैं दे रहा हूँ एक्स वाई प्लेन है, और वो वाला प्लेन जो ऊपर आया है, ये वाला प्लेन है हमारा P3 प्लेन, जो P1 प्लस ये वाला क्या प्लेन है P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 P3 प्लेन है। तो P3 प्लेन हमको क्वेश्चन में गिवन है कि P3 प्लेन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे परपेंडिकुलर है ना। तो मैं क्या बात करूँ, जो एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल इधर होगा, एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल मान लो n2 है ना, n2 वेक्टर, और ये वाला P3 प्लेन है, तो P3 प्लेन का नॉर्मल होगा इधर। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ ये 90 होगा, तो इनके नॉर्मल के बीच का एंगल भी कितना होगा 90। डायग्राम करके फील कर सकते हो तुम कि P3 प्लेन का जो नॉर्मल होगा n1, ये वाला n1, तो n1, और जो xy प्लेन का नॉर्मल, xy प्लेन का नॉर्मल क्या होता है, तुमको पता है xy प्लेन यहाँ है, जेड एक्सिस, जो जेड एक्सिस होता है वो xy प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। तो इसका मतलब xy प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, xy प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n2 वेक्टर होगा के कैप। तो के कैप और ये वाला n1 वेक्टर, तो n2 वेक्टर कितना आया, वो हो गया के कैप। तो अब हमको पता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर क्या होगा 0, क्योंकि xy प्लेन और जो ये गिवन प्लेन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, तो के कैप के साथ मतलब तुम मान सकते हो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो इन दो की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा। ये लास्ट वाला एक आएगा, क्या वैल्यू ऊपर देखो लेमडा प्लस 1 आएगा, तो क्या आएगा लेमडा प्लस 1 के, और ये डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा, डॉट प्रोडक्ट करना, तो लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, लेमडा का वैल्यू क्या आया -1। तो ये लेमडा का वैल्यू -1 ऊपर P3 प्लेन के अंदर तुम पुट कर दो, फिर आगे बात करते हैं। ये लेमडा का वैल्यू -1 इसके अंदर पुट कर दो। अब मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ नीचे, फिर देखते हैं आगे। तो हमको लेमडा का वैल्यू आया -1, ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो पुट करो तो कितना आया, ये 1 - 2 माइनस का x आया, इसमें 1 - 3 माइनस का 2y आया, लेमडा का वैल्यू -1 वो आएगा नहीं, लेमडा का वैल्यू यहाँ -1 माइनस का 11 आया, तो ये प्लेन आ गया इक्वल टू 0। माइनस को मैं लेके उधर भेज दो, तो x प्लस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब हमको इस प्लेन की इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम P क्या है, P इज़ द प्लेन की इस पॉइंट से, तो प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे लाइन में होता है वैसे ही ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे, है ना। तो जैसे मैं एक जनरल फार्मूला ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू
प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होना है, तो उसकी अगर x1, y1, z1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो वो क्या होती है, मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ x1 का कोफिशिएंट क्या है, a का स्क्वायर प्लस y1 का कोफिशिएंट b का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाला पॉइंट मान लिया तुमने x1, y1 और z1 है, तो इसकी उसमें पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट ऊपर उसमें पुट करना पड़ेगा। x और y की जगह तो 0 है, तो क्या आएगा 11 अपॉन रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, तो कितना आया 11 अपॉन नीचे रूट 5, तो 11 अपॉन रूट 5 विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, ये फंक्शन गिवन है कुछ, इस फंक्शन के अंदर डेल्टा मतलब ये बॉक्स एक्स रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और अच्छा RHL और LHL की बात हो रही है, तो अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो कंटिन्यूस, अब दोनों इक्वल नहीं आएंगे, और किस पॉइंट के ऊपर चेक करना है, 4 से 10 बड़े के लिए। तो 4 से 10 बड़े के लिए ऐप के अंदर क्या पुट करेंगे, RHL की बात करें, लिमिट एक्सटेंड टू 4 से 10 बड़ा, तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन पार्ट हो, बॉक्स हो, इन सब सिग्नम हो, है ना, इन सब के अंदर मोड हो, उन सब के अंदर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही पुट करनी रहती है। तो 4 से 10 बड़ा का मतलब जैसे 4.01 पुट करोगे, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा बॉक्स एक्स प्लस माइनस बॉक्स एक्स बाई 4, तो इसके अंदर 4 से 10 बड़ा RHL फाइंड कर रहे हैं हम, तो यहाँ क्या होगा 4 से 10 बड़ा, तो 4 से 10 बड़ा जैसे पुट करोगे 4.01 माइनस यहाँ ऊपर भी 4.01 अपॉन 4, 4.01 का क्या आएगा 4 माइनस 4, ये कितना आएगा, ये आएगा 1.001 आएगा समथिंग, है ना, तो ये इसका मतलब 4 माइनस 1 कितना आया 3, तो RHL कितना आ गया 3। अब मैं बात करूँ LHL की, तो LHL और निकालो जैसे अलग से, तो LHL क्या होगा, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू 4 से जस्ट छोटा, तो 4 से जस्ट छोटा का मतलब 3.999, ये वाला वैल्यू पुट करोगे किसके अंदर, नीचे देखो इसके अंदर x की जगह माइनस x बाई 4, तो पुट करो बॉक्स के अंदर 3.9999 माइनस यहाँ भी 3.9999 अपॉन 4, 3.999 का बाहर निकलेगा 3 माइनस 3/4 करो, तो बॉक्स के अंदर होगा 0.9999 होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 0 मतलब 1 से छोटा ही आएगा, कि ऊपर 4 होता तब 4/4 1 होता, तो ये कितना हुआ, इसका बाहर निकलेगा 3, इसका मतलब यहाँ देखो फंक्शन के लिए क्या आया, और एग्जैक्टली 4 पुट करो, तो एग्जैक्टली 4 पुट करोगे ना, तो क्या आएगा बॉक्स के अंदर 4 माइनस बॉक्स के अंदर 4/4, तो ये कितना आएगा 3, तो इसके लिए क्या आ रहा है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f(4), क्या आया f(4) से जस्ट बड़ा इक्वल टू f(4) से जस्ट छोटा इक्वल टू f(4), इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस। सो 13 नंबर क्वेश्चन में विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो 13 नंबर क्वेश्चन में सेकेंड ऑप्शन इज द और करेक्ट आंसर, सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, 2 सर्कल का इक्वेशन गिवन है, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है हमको, है ना। तो पहले तो देखो कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, वो वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो 2 सर्कल से रिलेटेड क्या करते थे, दोनों के पहले सेंटर और रेडियस फाइंड करो, तो यहाँ पहले का सेंटर कितना आया -3, -4, और रेडियस कितना आया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड माइनस का 20, तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो ये R1 का वैल्यू आ गया, ये अंदर बचेगा 7 आ गया R1 का वैल्यू। और ऐसे ही दूसरा सर्कल है x² + y² इक्वल टू 4, तो उसके लिए C2 सेंटर आ गया 0,0 और रेडियस क्या आ गया R2 कितना आ गया 2 आ गया। अब मैं बात करूँ C1 C2, इसका मतलब C1 और C2 2 पॉइंट है, ये C1 सेंटर हुआ, दूसरा सेंटर C2 हुआ, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है C1 C2। तो ये एक तो 0,0 है, एक -3,4 है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के फाइंड करो, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 5 आ जाएगा ये। और अगर तुम बात करो R1 - R2 की, तो वो कितना आएगा 7 - 2 5 आ गया।
तो यहाँ क्या कंडीशन हुई, C1 C2 इक्वल टू मोड ऑफ R1 माइनस R2। इसका मतलब ये वाली कंडीशन कब आती थी कि एक बड़ा सर्कल होता था और एक छोटा सर्कल होता था, उसके अंदर इंटरनली टेंजेंट, तो टेंजेंट कौन सी लाइन होती थी, ये वाली टेंजेंट होती थी, ये वाली, एक मिनट, ये वाली लाइन टेंजेंट होती, और ये छोटा सर्कल, छोटा वाला कौन सा होगा, जिसकी छोटी रेडियस होगी, तो छोटी रेडियस कितना है, 2 है, तो ये छोटा वाला x² + y² और बड़ा वाला ये हुआ। इस टेंजेंट का इक्वेशन वगैरह कैसे फाइंड करोगे, तो तुमको पता है क्या कंडीशन मालूम है, दो सर्कल से रिलेटेड एक S1 हुआ, एक का इक्वेशन S1 इक्वल टू 0 हुआ और दूसरे का इक्वेशन S2 इक्वल टू 0 हुआ। तो उनके अगर मैं बात करूं, उनके कॉमन कोड, कॉमन क्या बात करूं, कॉमन कोड की इक्वेशन, तो कॉमन कोड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कॉमन कोड के लिए इक्वेशन होती है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो यही तो इसी का केस है कि अगर मान लो इस एक सर्कल को दूसरी तरफ थोड़ा ज़्यादा खींचा तो कैसा बनेगा डायग्राम, एक ऐसा दूसरा ऐसा, तो उस केस में ये वाली जो कॉमन कोड है वो कॉमन टेंजेंट बन जाएगी। एक सर्कल को पूरा अंदर दबा दिया तो फिर ये वाला केस हो जाएगा जो इस क्वेश्चन में केस है ना, जो हमको गिवन है, ये ब्लैक कलर से हमने अंडरलाइन किया है ना, वो वाला केस हो जाएगा। तो ये वाला हो गया। तो इसका मतलब कॉमन कोड की या कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी, वो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करोगे तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो। ये कैसे घटा दो, क्योंकि माइनस को उधर 0 की तरफ भेज सकते हो। तो कॉमन कोड की इक्वेशन कैसे आई, कॉमन कोड की इक्वेशन आ जाएगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये कॉमन कोड की भी होती है और कॉमन टेंजेंट की भी होती है, जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, कॉमन टेंजेंट ऑल्सो। तो ये वाला केस हो गया। तो S1 कितना है, कोई भी एक सर्कल लो, x² + y² + 6x + 8y - 24 माइनस उसमें से घटाना है दूसरा वाला सर्कल, x² + y² -4 घटाओ इक्वल टू 0 है, तो घटाओ और ये लिखो इसको दोबारा से, x² y² कैंसिल होके कट गया, तो कितना आया, ये आया 6x + 8y और ये आया -20 इक्वल टू 0। तो दो कॉमन ले लो, 3x + 4y -10 इक्वल टू 0। तो ये वाली टेंजेंट आई। अब इस टेंजेंट के ऊपर कौन सा वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई एक बार चेक करो, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन में 6, वैसे एक एक ऑप्शन मैनुअली चेक करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास टाइम की लिमिट है, तो 4 पुट करो, 3 × 6 + 4 × -2 -10, तो ये 18 और ये 8 -10 सही है। सो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, फोर्थ ऑप्शन इज द और रिक्वायर्ड आंसर। तो तुमको एक एक अलग अलग ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो डोमेन फाइंड करना है तुमको। तो डोमेन फाइंड करने के लिए एक तो नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए, तो 4 - x² नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू -2 एंड +2। एक तो दो चीज़ ये हुआ। एक लॉग के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x³ - x ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 हुआ तो log 0 क्या बन जाएगा, -∞ बन जाएगा। x कॉमन लो, x - 1 × x + 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो 1 0 -1। ये कैसे आया, इनको अलग अलग 0 के इक्वल करोगे, x इक्वल टू 0, x - 1 को 0 के इक्वल करो, तो x - 1 इक्वल टू 0, वहाँ से 1 आएगा। एक x + 1 को 0 के इक्वल करो, x + 1 इक्वल टू 0, तो वहाँ से x इक्वल टू -1 आएगा। ये 3 पॉइंट आएंगे। फिर क्या करोगे, अल्टरनेट +- ये नंबर लाइन वगैरह तुमको आ रहा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो अल्टरनेट +- वगैरह लिया, तो हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन वाला केस है, इसलिए प्लस वाला रीजन। तो 1 से तो बड़ा, वो तो एक तो क्या आया 1 से बड़ा, लेकिन एक चीज़ है 2 नहीं हो सकता, तो 1 से लेके 2 तक यूनियन 2 से बड़ा इनफाइनाइट तक, एक तो ये चीज़ हो गया। और प्लस वाला कहाँ है, -1 से 0 के बीच में है,
तो -1 से 0 के बीच में, और प्लस वाला कहाँ है, और तो प्लस वाला है नहीं, तो और प्लस वाला एक -2 नहीं हो सकता, तो -2 तो वैसे भी नहीं है। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा आंसर है, तो 15 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सेकंड वाला चेक करो, -1 से 0, 1 से 2, 2 से इनफाइनाइट। सो और रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट, और रिक्वायर्ड आंसर इज सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम देख सकते हो, मैं बात करूं कि कैसे ये डोमेन वगैरह के लिए क्या कंडीशनें होती है। अगर कंडीशनें वगैरह तुम्हारा क्लियर नहीं है तो तुम जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ का क्लास नोट्स वगैरह रिवाइज करो, या मेरे से पढ़ना है तो तुम कमेंट वगैरह में मेरे नंबर के लिए पूछ सकते हो, और तुमको मिनिमम रेट में लाइव क्लास वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन मिनिमम 4 to 5 मंथ में अच्छे से, 3 to 4 मंथ में अच्छे से रिवाइज करवा दिया जाएगा, ताकि तुम्हारे जेईई मेन में इवन आउट ऑफ 120 100 तक मार्क्स आ जाए, और अगर 100 की बात है तो 100 में से 80 तक मार्क्स आ जाए अच्छे से, ताकि तुमको जेईई में अच्छे से अच्छा रैंक मिले और अच्छे से अच्छा कॉलेज वगैरह मिल सके। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो ये आसान क्वेश्चन है। पहला वाला टर्म है 1 into 1, तो अगर तुम इसको ऑब्जर्व करना है तुमको, इसके फर्स्ट टर्म की बात करें तो 1 है, 1 है। इसके फर्स्ट टर्म सेकेंड वाले टर्म के फर्स्ट टर्म की बात करें तो 2 है, थर्ड वाले की बात करें तो यहाँ 3 है, और फोर्थ वाले टर्म की बात करें तो यहाँ 4 है। तो ये तो लगातार ही है, ये तो लगातार ही है, मतलब हमारे 2 बॉक्स होंगे यहाँ। फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या आएगा, फर्स्ट वाला टर्म। तो पहले में क्या था, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे 1 था, दूसरे वाले में फर्स्ट पोजीशन पे 2 था, थर्ड वाले में 3rd था। तो इसका मतलब 11th पोजीशन पे यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, 11 आएगा। अब मैं बात करूँ दूसरी जगह की, तो दूसरी पोजीशन पे पहली पोजीशन में क्या है, 1 है, और दूसरे वाले टर्म 2 into 3 में सेकेंड पोजीशन पे क्या है, 3 है, और फिर 3 into 5 में सेकेंड पोजीशन पे क्या है, यहाँ देखो 5 है, और फिर क्या है थर्ड वाले में 7 है। तो ये वाली चीज़ क्या है, AP है, AP है। तो AP के लिए, इसके लिए A कितना है, फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन डिफरेंस, इसके लिए कॉमन डिफरेंस D कितना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म घटाओगे तो 3 में से 1 घटाओ 2 आएगा। अगर इसके 11th टर्म चाहिए तो A11, AN का फॉर्मूला लगाओ, A + n-1 × D। तो AN की जगह 11 पुट करो, A11 क्या होगा, A + 11 - 1 10 × D। A का वैल्यू पुट करो, A कितना है 1, तो 1 + 10 × D कितना है 2, तो 10 × 2 20, 20 + 21, तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा 21। तो ओवरऑल क्या आएगा 11 × 21, तो ये आंसर कितना आएगा 21 और 1 2। तो मल्टीप्लाई कर दो 11 को 21 से, तो ये आंसर हो जाएगा 132 231। ओके, बट हमको 11th टर्म नहीं पूछा है, हमको पूछा है सम अप टू 11th टर्म, मतलब 11वें टर्म तक इस सीरीज का सम पूछा है। ओके, सॉरी, हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया इसका। ओके, नाउ वी विल मूव टू, एक बार मैं रब कर देता हूँ, हमको फर्स्ट वाली पोजीशन पे ऑब्जर्व करो, सॉरी हाँ, फर्स्ट वाली पोजीशन पे ऑब्जर्व करो। 1 × 1 था, तो हमारा लगातार आ रहा था ना पहले वाले बॉक्स में, पहले वाले बॉक्स में क्या आ रहा था 1 2 3। तो अगर मैं बात करूँ 8th टर्म, अगर मैं क्या बात करूँ 8th टर्म की बात करूँ, तो यहाँ क्या आएगा R, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में R का वैल्यू 1 है तब 1 आ रहा है, R का वैल्यू 2 है तब 2 आ रहा है, R का वैल्यू 3 है तब 3 आ रहा है, 4 है तब 4 आ रहा है, लगातार आ रहा है। बाकी सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ रहा है, 1 × 1 लिखा तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर सेकेंड पोजीशन पे 5 आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे 7 आ रहा है। तो ये AP है, AP का 8th टर्म का फॉर्मूला लगाओ, A + r-1 × D। फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, प्लस r-1 × D, D कितना है 5 में से 3 घटाओ तो 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2r - 2 में 1 ऐड कर दो तो -1। तो ये सेकेंड वाले पोजीशन पे क्या हुआ 2r - 1। तो इसका मतलब इसका जनरल टर्म क्या हो गया TR हो गया r × 2r - 1। अंदर मल्टीप्लाई करो 2r² - r, समेसन करो तो इधर भी समेसन हो जाएगा। ये समेसन करो तो कितना आएगा 2r² का समेसन करोगे तो क्या आएगा, तुमको पता है r² का समेसन n × n+1 × 2n + 1/6 होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर।
माइनस आर का समेसन क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। वैल्यू पुट करो, n का वैल्यू 11 पुट करो, तो ये 2 को 6 से काट दो तो नीचे 3 आ जाएगा। तो n इंटू एन प्लस 1 तो कॉमन ले लो इसमें। ये समेसन ऑफ आर स्क्वायर कैसे होता है ये फॉर्मूला, इसके लिए लाइव क्लास वगैरह ले सकते हो तो, कि ये कैसे आया ये फॉर्मूला वगैरह। अब देखो, हाँ ये n इंटू एन प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो n इंटू एन प्लस 1 को कॉमन लो तो कितना बचेगा, अंदर बचेगा 2n प्लस 1/3 माइनस 1/2। n की जगह 11 पुट करो, यानी समेसन ऑफ आर स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, r की जगह 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर r की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये क्या हुआ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला होता है। ये वाला वैल्यू पुट किया, n की जगह 11 पुट करो, 11 इंटू यहाँ 11 पुट करोगे तो 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, 11 इंटू 12 यहाँ क्या हो जाएगा 11, n की जगह 11 पुट करो, 11 टू जा 22 प्लस 1 23 डिवाइड बाई 3 माइनस 1/2। एलसीएम वगैरह लो तो 11 इंटू 12 और नीचे एलसीएम वगैरह कितना है 6, तो 23 इंटू जा कितना हुआ 46 माइनस 3, तो ये कितना हुआ 6 से काट दो, 6 टू जा 12, तो 2 इंटू 11 22 हुआ, 22 इंटू 46 में से 3 घटाओ तो 43 हुआ, तो 43 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 8 86, ये 6 8, तो ये सम कितना होगा 6 प्लस 8 14 को 1 एंड 9 46। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस वाले क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, उसको किसी पॉइंट ये 1,2 है, 1,2 के ऊपर कोई सर्कल टच कर रहा है इस पैराबोला, ओके ऐसा गिवन है। ये 1,2 के ऊपर ये कोई सर्कल टच कर रहा है इसको, ये सर्कल, तो हमको क्या पूछा है, इस सर्कल का एरिया पूछा है। तो अगर हमको सर्कल की रेडियस मालूम चल जाए तो एरिया वगैरह आसानी से फाइंड कर सकते हो, है ना। तो एक चीज़ तुम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ कि सर्कल के लिए क्या क्या कंडीशन गिवन है, सर्कल और इस पैराबोला की कॉमन टेंजेंट है एक, तो ये कॉमन टेंजेंट है, तो ये कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में सोच सकते हो। तो इक्वेशन क्या होगी कॉमन टेंजेंट की, t = 0 किसके लिए, पैराबोला के लिए। तो ये कैसे लगाते हैं वो रिवाइज करना कंसेप्ट। तो y इंटू y1 कितना है, ये y1 का वैल्यू है, x1 का वैल्यू ये है, तो क्या होता है t = 0, y इंटू y1 हो गया 2 = 4x प्लस x1/2, x प्लस x1 कितना है 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया y = x प्लस 1, तो ये हो गई इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। अब हमको सर्कल के बारे में सोचना है कि ये सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर एक तो पॉइंट ये लाई कर रहा है x1, y1 और ये टेंजेंट मालूम है, तो उस केस में सर्कल का इक्वेशन क्या होगा उनको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ये वाली टेंजेंट, यानी टेंजेंट की इक्वेशन इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन होता है। यहाँ x1 और y1 क्या होगा, टचिंग पॉइंट होगा, और लेमडा इंटू टेंजेंट क्या होगा, ये यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन आएगी इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू फाइंड करेंगे अनदर कंडीशन से, तो ये वैल्यू पुट करो इसके अंदर कि ताकि रब करें हम, तो वैल्यू पुट करो तो ये बनेगा x माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y को उधर ले जाओ तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। लेमडा का वैल्यू फाइंड करने के लिए अनदर कंडीशन गिवन है कि योर सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है सर्कल, इसका मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसमें एक तो y = 0 पुट कर देंगे, और ये वाला सर्कल ऐसा होगा जैसे ये एक्स एक्सिस होगी और ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट टचिंग वाले पॉइंट पर x1 = x2 होगा, यानी सेम रूट। तो सेम रूट के लिए कंडीशन क्या होती है, जैसे ऐसे होता है ना
ये एक्स एक्सिस है, पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करता है, तो ये क्या होती है, d = 0 लगाते हैं, सेम रूट वाली कंडीशन। तो वो वाली कंडीशन यहाँ है। क्यों? क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को सर्कल कट करता तो यहाँ पॉइंट x1 होता, ये वाला पॉइंट x2 होता, उस केस में तो d > 0 होती कंडीशन, ऊपर देखो। और लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो x1 = x1 सेम रूट हो गया, तो d कंडीशन क्या होगी, d = 0 वाली कंडीशन होगी। तो एक तो इसमें y की जगह 0 पुट करेंगे, फिर x में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका d = 0 लगाएंगे। अब मैं रब कर रहा हूँ, फिर आगे देखेंगे। हाँ, इस वाली इक्वेशन में दो चीज़ करेंगे, एक तो y = 0 और फिर x में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसके लिए d = 0। क्यों? क्योंकि ये वाला सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, टचिंग वाले पॉइंट पे x1 = x2 होगा, ये चीज़ होगी, दोनों रूट सेम होंगे। ओके, करो फिर इसको, तो y की जगह 0 पुट करो, तो y की जगह 0 पुट करोगे तो क्या क्या आएगा, यहाँ y की जगह 0, यहाँ y की जगह 0, तो क्या आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस y की जगह 0, तो लैम्डा x + 1 हो जाएगा = 0। तो ये क्या बना, x², x का कोफिशिएंट क्या आया, x का कोफिशिएंट आएगा एक तो लैम्डा, एक यहाँ से -2। अब बिना x वाला कोफिशिएंट क्या आया, एक तो आया 1 + 4 5 आ गया, 5 + लैम्डा आया = 0। तो इसके लिए d = 0 लगा दो, कंडीशन d = 0। तो d = 0 क्या होती है, b² - 4ac, b² = 4ac होती है, d होता है b² - 4ac, तो 4ac को उधर भेज दो, 4ac। b क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, लैम्डा -2, तो लैम्डा -2 का होल स्क्वायर = 4। a क्या है, x² का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 × c क्या है, 5 + लैम्डा है, तो 5 + लैम्डा। तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये बनेगा λ² - 4 लैम्डा + 4 = 20 + 4 लैम्डा। 4 लैम्डा को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा λ² - 8 लैम्डा, 20 को भी इधर ले आओ तो -16, ये बना लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाल लो, लैम्डा का वैल्यू क्या आता है, तो लैम्डा के जो वैल्यू आएगा वो लिखो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। लैम्डा का वैल्यू आएगा, ये है, एक मिनट, परफेक्ट स्क्वायर बना लो ना, प्लस का 16 कर दो, माइनस का 16 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा -4 का होल स्क्वायर = 32। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आया, 4 + √32, तो √32 कितना हुआ, 4√2 हो गया। तो एक तो ये हो गया, एक तो प्लस वाला और एक बार माइनस वाला लोगे, तो ये लैम्डा का वैल्यू हो गया। तो लैम्डा का वैल्यू ये याद रखना, और दूसरा वाला वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू 4 - 4√2। कौन सा वाला लेना है, स्मॉलर गिवन है तो उसके अनुसार, लेकिन लैम्डा हाँ नेगेटिव वाला ले लोगे। ओके, नाउ मैं रब कर रहा हूँ, फिर हम इसको देखेंगे, रेडियस वगैरह निकालेंगे इसकी, ये नीचे वाली इक्वेशन में। अब तो इजी है, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वहाँ से इसका रेडियस आ जाएगा, और फिर सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो यहाँ से फिर इसका ये वाला लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, फिर उसकी रेडियस निकालो, रेडियस का इस फॉर्मूले में पुट करो, तो वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंथी है तो इसलिए मैं तुमको करने के लिए ये छोड़ दे रहा हूँ। तो 17 नंबर सम में तुम्हारा इसका आंसर आएगा 3rd ऑप्शन, तुम अपने से कर लेना। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। 18 नंबर सब में गिवन है A ट्रांसपोज इंटू A करना है, तो करो A ट्रांसपोज निकालो पहले। तो A ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, तो 0 2y 1, और दूसरी वाली रो को सेकंड वाला कॉलम बना देंगे, तो 2x y -1, और थर्ड वाली रो को थर्ड वाला कॉलम बना देंगे,
तो 2x माइनस वाई 1 ये हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया। अब इसको a से मल्टीप्लाई करना है, a वाला लिखो 0 2y 1 2x y माइनस 1 और 2x माइनस वाई 1 ये हो गया। ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू क्या है 3i3, तो 3 बाहर ही रहने दो, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3 3 3, और यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 ये वाला हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करो इसको, इसका पहला रो, इस मैट्रिक्स का पहला रो इसके पहले कॉलम के साथ करो, तो 0 0 से होगा 2x से होगा और 2x से होगा, तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस 4x² कितना हो जाएगा 8x² हो जाएगा। और इसकी जैसे सेकेंड रो को इसके सेकेंड रो से करो तो कितना होगा 4y², फिर ये y² तो 4y² प्लस, हमको तो x y z के वैल्यू निकालने हैं ना, क्या निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, कितने मैट्रिसेस होंगे। ओके क्योंकि 0 इक्वल करोगे तो उससे तो कुछ वैल्यू नहीं आने वाला, तो 4y² आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा 4y² प्लस y², तो ये आ जाएगा 6y² आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ आ जाएगा 6y²। ऐसे ही लास्ट वाला क्या आएगा, लास्ट वाले के लिए हाँ ये उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो 3 आएगा ऑटोमेटिकली 3, और बाकी जगह अब देख लो। हाँ तो 8x² इक्वल टू मैच करो इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आया प्लस माइनस 3/8, तो एक तो क्या आया x का वैल्यू √3/8 आया, दूसरा माइनस √3/8 आया, 2x के वैल्यू आए। ऐसे ही y का वैल्यू आएगा 6y² इक्वल टू क्या करोगे, इस 3 के इक्वल करोगे, तो 3 के इक्वल यहाँ से y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 1/√2 प्लस माइनस, तो y के भी दो वैल्यू आए, एक तो 1/√2 प्लस का, दूसरा माइनस 1/√2, तो ये आया। तो अब कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स है, तो एक बार तो ऐसे सोचो x के दो वैल्यू है, x के दो वैल्यू है, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला, और एक y के भी दो वैल्यू है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो एक बार तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनती है कि x का भी प्लस वाला लिया और y का भी प्लस वाला लिया, वो पॉसिबिलिटी, एक x का प्लस वाला लिया और y का नेगेटिव वाला ले लिया, एक x का नेगेटिव वाला वैल्यू ले लिया, y का पॉजिटिव वाला ले लिया, एक दोनों का नेगेटिव वाला ले लिया, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी, एक पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटी। तो कितनी पॉसिबिलिटी, इस 18 नंबर सम का कितना आंसर होगा, 18 नंबर सम का होगा, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 पॉसिबिलिटी। सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आ गया होगा होप समझ में सबको। सो ऑप्शन 3 को किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये 10th क्लास का सम है, मीनिया और मीडियन की बात हो रही है, तो मीडियन वगैरह फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, लेकिन x और y का क्या बात करोगे तुम, है ना। तो चलो ये 10th क्लास का सम है, तुम अपने से कर लेना, एक क्वेश्चन को तो करना, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 20 नंबर सम का आंसर होगा बेस्ट ऑप्शन, तुम अपने से करना, मीडियन वगैरह रिवाइज कर लेना और अपने से कर लेना। और वैसे स्टैटिक्स आसान चैप्टर है, मतलब फॉर्मूले वगैरह बता देता हूँ क्लास में, तो हो जाता है ये क्वेश्चंस वगैरह। ओके, सो होप यू लाइक इट दिस, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट इन कमेंट, or if you want live class, if you have doubts related to any coaching study material, JEE Main, JEE Advanced पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, और कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़, कोई भी डाउट्स हो मैथमेटिक्स फिजिक्स से रिलेटेड, तो वो तुम उसके लिए लाइव क्लास वगैरह लगा सकते हो। नंबर वगैरह पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8137900711, ये वाले मेरे मोबाइल नंबर है, इन पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, लाइव क्लास लगा सकते हो मिनिमम रेट में। अगर तुम ज़्यादा मतलब 5 से या 10 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐड करते हो तो तुमको फ्री में, मतलब तुम्हारा कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू।
Now, God bless you. We will meet in next video. Thank you.